तो क्या हाल है? तो भाई साहब आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को। और दोस्तों स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि सर क्या करवा रहे हो, ये भी कोई चैप्टर है क्या? पेपर में ज्यादा वेटेज का तो आता ही नहीं है। मानता हूं ये पेपर में ज्यादा वेटेज का नहीं आता है, लेकिन दोस्तों कॉन्सेप्चुअल वाइज ये चैप्टर सबसे बड़ा है, क्योंकि दोस्तों इसके कॉन्सेप्ट्स आपको आगे लाइफ टाइम काम आएंगे। इसलिए दोस्तों ये चैप्टर पढ़ना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों कुछ नहीं, आपको भाई साहब एक स्टोरी के अंदर इस पूरे के पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दूंगा। हाँ, क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे टीएस ग्रेवाल के, लेकिन दोस्तों एक स्टोरी और ये पूरे का पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आइए जानते हैं। तो दोस्तों बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आखिरकार ये होता क्या है? तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं इस दुनिया में हर चीज को करने का अपना तरीका होता है। किसी का अपना तरीका होता है तो किसी का अपना तरीका होता है। ऐसी जो अकाउंटिंग है वो दो तरीके के बेसिस के ऊपर कही जाती है। सबसे पहला होता है कैश बेसिस और दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस। अब दोस्तों बोर्ड पे जितना भी लिखा है मैं सारी चीजें आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझा देता हूं। सपोज एक बंदा है, उसकी दो मोनोशोनू है। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोशोनू? आप ज्यादा अच्छे से मीनिंग जानते हैं। जो पहली वाली है उससे वो बहुत टाइम पहले मिला था, काफी अच्छा रिलेशन लॉन्ग टाइम से चल रहा है। लेकिन दोस्तों जो पहली वाली के साथ दिक्कत क्या है, उसका बहुत खर्चा करवाती है भाई साहब। लेकिन जो दूसरी वाली है वो काफी ऑनेस्ट है, और उसको एक ही चीज की दिक्कत है कि उसका मोनोशोनू पहली वाली पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है। अब दोस्तों एक टाइम ऐसा आता है कि पहली वाली भी उसको छोड़ के चली जाती है और दूसरी वाली भी चली जाती है, और भाई साहब वो आदमी एकदम डिप्रेशन, एकदम गम में चला जाता है। और ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल बाद पहली वाली का फोन आता है और वो क्या कहती है कि बाबू मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ। अब यहां से वो क्या रिप्लाई देता है कि तू आ, जब भी आ तू आ जा, आज से 2 साल बाद आ, या तो 2 साल पहले ही आ जाती, बस तेरे आगे शर्त एक रखता हूं कि जेब पे पैसा लेकर आ। अगर तू पैसा लेकर आएगी तो मैं तुझे एक्सेप्ट कर लूंगा। ऐसी दूसरी वाली का भी फोन आया, वो भी कहती है बाबू मैं भी आना चाहती हूं। अब भाई सब है क्या कि जो ये मोनोशोनू है उसका दिल पसीज गया दूसरी वाली के ऊपर, और उसने उसे क्या रिप्लाई दिया कि तू भी आ, मैंने तुझसे सच्ची मोहब्बत करी थी, तू भी आ, तू जिस मर्जी हालत में आ, पैसे के साथ आ या नहीं आ, पर शर्त तेरे आगे भी एक रखता हूं कि इसी साल आ। अब दोस्तों इस स्टोरी से हमारा कंक्लूजन क्या निकला? पहली वाली थी कैश बेसिस, दूसरी वाली थी एक्रूअल बेसिस। तो कैश बेसिस क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन कैश बीइंग रिसीव्ड और पेड। तो कैश बेसिस के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी अकाउंटिंग कर रहे हो तो भाई साहब अगर आपको कैश रिसीव हुआ है या आपने कैश पे करा है तो आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे, चाहे वो ट्रांजैक्शन किसी भी ईयर की है, चाहे वो 2 साल पहले की है, 2 साल बाद की है, एडवांस है, जो मर्जी है, आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि कैश में ट्रांजैक्शन हुई हो, या तो कैश मिला हो या तो कैश पे कराओ। एक्रूअल बेसिस क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस transactions are recorded in the books when they are incurred whether cash is received, paid or not। accrual क्या कहता है? कैश मिला है या नहीं मिला है doesn't matter। भाई साहब ट्रांजैक्शन तो एकदम पैदा हो गई ना, तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लो। बस कंडीशंस क्या है? ट्रांजैक्शन शुड बी रिलेटिंग टू करंट अकाउंटिंग ईयर ओनली। जो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करोगे वो करंट अकाउंटिंग ईयर की होनी चाहिए, ना आप एडवांस वाली रिकॉर्ड करोगे, ना आप कोई प्रीवियस वाली रिकॉर्ड करोगे, बस वो करंट ईयर की होनी चाहिए, चाहे कैश मिला है या नहीं मिला है। अगर वो करंट ईयर की है तो रिकॉर्ड कर लो। ये कहता है एक्रूअल बेसिस। और दोस्तों ये थे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के 2 बेसिस। आई होप आपको मेरी स्टोरी से अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और जानते हो स्टोरी में वो लड़का कौन है? मैं आगे फिर खर्चा करवा के चली गई। हम लड़के हैं ना साथ, हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो दोस्तों आइए अब हम इस कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस को टीएस ग्रेवाल की इलस्ट्रेशन नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 के उससे ढंग से समझते हैं। तो दोस्तों ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिख रहा है। मैं यहाँ पे पढ़ भी देता हूँ। कहता है माइकल गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब आप बीच के सारे पॉइंट छोड़ दीजिए और आखिरी वाले जिस पे हमें क्या ढूंढने को बोला है वो पढ़ते हैं। कहते हैं डिटरमाइन हिज इनकम इफ ही अडॉप्ट्स कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और सेकंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब दोस्तों अगर यहाँ पे कोई समझदार बंदा बैठा है और अगर आप चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ढंग से पढ़कर आए हो तो आपने वहां पे पढ़ा होगा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है। तो भाई साहब इनकम का फॉर्मूला होता है आपका रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस मींस
जब मैं रिवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इनकम। अब जैसे आपके पास भाई साहब पैसा आया, आपका रिवेन्यू हुआ, मैंने आपके उसमें से खर्चे माइनस कर दिए, तो जो बचेगा आपकी इनकम हुई तो हुई। तो भाई साहब यहाँ पे मुझे क्या निकालने को बोला है, इनकम, और इनकम इसी फॉर्म में से निकलती है। और दोस्तों अगर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट निकालने के लिए बोला हो तो भाई साहब प्रॉफिट का भी फॉर्मूला सेम ही होता है, ठीक है। प्रॉफिट भी हम रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके ही निकालते हैं। तो दोस्तों ये आप बोर्ड पे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ इलस्ट्रेशन 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आइए अब मैं इस सॉल्यूशन को आपको एकदम गहराई में समझा देता हूं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे मुझे माइकल की इनकम निकालने के लिए बोला गया है, अगर वो कैश बेसिस अडॉप्ट करे और दूसरा अगर वो एक्रूअल बेसिस अडॉप्ट करे। इसलिए मैंने इसके आंसर को भी दो भागों में बांटा, अगर वो कैश बेसिस अडॉप्ट करता है, अगर वो एक्रूअल बेसिस अडॉप्ट करता है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा वापस से रिमाइंड करवा देता हूं कि आखिरकार कैश अक्रूवल क्या कहते थे। तो कैश बेसिस क्या कहता था, तो जब मर्जी या 2 साल बाद आ, पहले आ, बस कंडीशन सिर्फ इतनी है कि भाई साहब तेरे पास पैसा होना चाहिए। कैश बेसिस क्या कहता है, ट्रांजैक्शन जिस मर्जी ईयर की है, करंट अकाउंटिंग ईयर की है या किसी और अकाउंटिंग ईयर की है, कंडीशन सिर्फ इतनी है कि भाई साहब कैश पे ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। एक्रूवल क्या कहता है कि भाई साहब तू जैसे मर्जी आ, तू पैसे के साथ आ या बिना पैसे के साथ आ, कंडीशन सिर्फ इतनी है कि इसी साल आ, मींस ट्रांजैक्शन इसी साल की होनी चाहिए। पैसा मिला है या नहीं मिला है, पेमेंट करी है या नहीं करी है, डजंट मैटर। तो दोस्तों आइए अब हम एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट कहता है एक्सपेंसेस पेड, मींस एक्सपेंसेस पे करें कितने के, 1,60,000 के। तो दोस्तों कैश बेसिस में तो इनकम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो इनकम 2,40,000 माइनस 1,60,000, अभी कैसे हो वही समझाता हूं। तो दोस्तों देखो उसने एक्सपेंसेस पे करे हैं 1,60,000 के। दूसरा पॉइंट पढ़ो, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडेड इन 1,60,000 और आगे लिखा हुआ है 40,000। दैट मीन्स ये जो 40,000 है वो 1,60,000 में ऑलरेडी इंक्लूड पड़े हैं, और ये जो 40,000 है ये हमने एडवांस में ही पे कर दिए। तो भाई साहब क्या ये कैश बेसिस में रिकॉर्ड होंगे या नहीं होंगे, अरे भाई साहब जरूर होंगे। मैंने क्या बोला, एडवांस हो चाहे जो मर्जी हो, कैश मिल गया ना तो कैश बेसिस पे ये चीज रिकॉर्ड होगी होगी। तो आगे अगला पॉइंट पढ़ते हैं, एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, एक्सपेंसेस पे नहीं करे, मींस आउटस्टैंडिंग है एक्सपेंसेस, मींस कैश में ट्रांजैक्शन नहीं हुई, इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन हम कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगला पढ़ते हैं, अगली आती है इनकम सारी। तो एक्सपेंसेस तो मेरा निकल के आ गया सीधा सीधा 1,60,000, और इस 1,60,000 के अंदर 40,000 ऑलरेडी इंक्लूड है, उसको एक्स्ट्रा इंक्लूड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आइए इनकम का पार्ट पढ़ते हैं। इनकम रिसीव्ड 2,40,000, तो वैसे इनकम मिली है, कैश आया है, तो हम उसे लिखेंगे ही लिखेंगे। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, मींस इनकम के बाद वाला, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडेड इन 2,40,000 और आगे लिखा हुआ है 30,000। मींस कहना क्या चाहता है, जो आपकी 2,40,000 इनकम दे रखी है उसमें 30,000 की इनकम एडवांस इनकम है, और इस 2,40,000 में उस 30,000 की इनकम ऑलरेडी इंक्लूड पड़ी है। तो क्या वो 30,000 मुझे अलग से ऐड करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। क्या वो कैश बेसिस में रिकॉर्ड होगी, जरूर होगी, पैसा तो मिला ना 30,000 का। चलिए अगला पढ़ते हैं, इनकम नॉट येट रिसीव्ड, इनकम मिलनी थी लेकिन इनकम मिली नहीं। क्या कैश आया, क्या कोई कैश गया, तो इसको क्या कैश बेसिस में रिकॉर्ड करो, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरी इनकम सीधा सीधी कितनी है, सीधा 2,40,000, 2,40,000 रिवेन्यू हो गया और एक्सपेंस हो गया 1,60,000 का। 2,40,000 में से 1,60,000 गए, मेरी इनकम कितनी आ गई, 80,000। बुक में भी चेक कर लीजिए 80,000 है कैश बेसिस की। चलिए अब हम सीखते हैं एक्रूअल बेसिस में कैसे इनकम निकालते हैं। तो दोस्तों वही मुझे माइकल की इनकम निकालनी है, और इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। लेकिन इस बार कौन सा बेसिस यूज कर रहा हूं मैं, एक्रूअल बेसिस। मींस ये क्या कहता है कि आपको ट्रांजैक्शन हुई लेनी है जो करंट अकाउंटिंग ईयर की है, चाहे कैश में हुई है या नहीं हुई है, डजंट मैटर, आपको नेक्स्ट ईयर वाली प्रीवियस ईयर वाली कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं लेनी है। तो चलिए आइए इसको करते कैसे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको समझा देता हूं। तो वही अब मैंने इनकम रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस होता है, एक एक पॉइंट दोबारा पढ़ते हैं। एक्सपेंसेस पेड 1,60,000, तो सबसे पहले भाई साहब आप ब्रैकेट बना लो, ये देखो ये एक्सपेंसेस का पूरा ब्रैकेट है और मैंने क्या लिखा 1,60,000। दूसरा एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इंक्लूडेड 1,60,000, मींस जो मैंने 40,000 के एक्सपेंसेस पे करे हैं वो एडवांस एक्सपेंसेस है, मींस अगले अकाउंटिंग ईयर के मैंने एक्सपेंस इसी अकाउंटिंग ईयर में पैदा कर दिए, पे कर दिए। तो क्या मैं इसको
एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड करूंगा? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मैंने 1,60,000 माइनस 40,000 लिखा। अगर एक्सपेंसेस नॉट येट पेड मींस एक्सपेंसेस पे करने थे, करे नहीं। मींस जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप किराए के घर पे रहने के लिए गए, आप 1 महीने रहे, आपने लेकिन किराया पे नहीं करा, लेकिन करना तो पड़ेगा ना, तो वही होता है एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो क्या ये एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड होंगे? जी हाँ, बिल्कुल होंगे। एक्रूअल बेसिस क्या कहता है? तो कैश के साथ आ या बिना कैश के साथ आ, ट्रांजेक्शन तो पैदा हो गया है, इसलिए ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी ही होगी। तो दोस्तों कितनी है? 20,000। तो 1,60,000 एडवांस वाला माइनस कर दिया 40,000 और ये 20,000, क्योंकि इसी साल के ट्रांजेक्शन है तो ये रिकॉर्ड होगी होगी 20,000, ठीक है ना। तो मेरी जो टोटल एक्सपेंसेस है मेरी कितने आ गए एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग? 1,40,000। अब पढ़ते हैं इनकम का पार्ट। तो इनकम रिसीव्ड 2,40,000, ये देखिए 2,40,000 इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस इनकम रिसीव हुई है और इस 2,40,000 में इंक्लूड पड़ी है वो इनकम 30,000 की। तो भाई साहब एडवांस इनकम रिसीव हुई है, अगले अकाउंटिंग ईयर की इनकम मुझे इस साल रिसीव हो गई, तो क्या वो मैं एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करूं? बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए माइनस 30,000 अंडर इनकम नॉट येट रिसीव्ड। ये तो वही बात हुई, मैंने कई भाई सब गधे की तरह काम करा और उसने मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन देगा तो ना, मेरी इनकम तो है। एक्रूअल बेसिस क्या कहता है? भाई साहब कैश मिला या नहीं है, करंट अकाउंटिंग ईयर की है ना, रिकॉर्ड करो। तो 2,40,000 माइनस 30,000 और प्लस 24,000 जो मुझे इनकम अभी रिसीव नहीं हुई है। जब आप ये करोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 2,34,000 टोटल आपकी क्या आ जाएगी? रिवेन्यू आ जाएगी या मीन्स इनकम आ जाएगी। अब आपको बिल्कुल इनकम निकालनी है, तो इनकम निकालने का फॉर्मूला रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ये रिवेन्यू ये एक्सपेंस। 2,34,000 में से माइनस कर दो 1,40,000, तो आपकी एकदम फाइनल इनकम क्या निकल कर आ रही? 94,000 अकॉर्डिंग टू एक्रूअल बेसिस। और आप बुक में भी चेक कर सकते हो, यही वो इनकम है एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आई होप आपको कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस पे कैसे क्वेश्चन करा जाता है समझ आ गया होगा। अब भाई साहब मैं तो नहीं जानता कि आपको कितना समझ आया, इसलिए मेरे को जानने के लिए कि आपको कितना समझ आया, आपको ये क्वेश्चन घर पे करना है। तो वैसे भी क्वेश्चन क्या कहता है? आपने सैलरी पे करी 70,000 की, जिसमें प्रीपेड सैलरी इसी 70,000 में जो एक प्रीपेड सैलरी इंक्लूड हुई पड़ी है 10,000 की, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 10,000 की, इनकम रिसीव हुई है आपको 1,65,000 की, जिसमें एडवांस इनकम है 15,000 की। आपको निकालना है प्रॉफिट, सबसे पहला कैश बेसिस से और एक्रूअल बेसिस से। और दोस्तों अगर आपने सही आंसर निकाल दिए, और वैसे आपके जो भी आंसर आएंगे आप कमेंट सेक्शन में लिख देना इस वीडियो के, मैं देख के आपको रिप्लाई कर दूंगा। और वैसे आपने अगर सही आंसर लिख दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरी दुख भरी दर्द भरी स्टोरी ढंग से समझ आ गई। इसलिए दोस्तों जरूर करिएगा और मेरे दर्द को समझने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों ये था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 1। अब दोस्तों इस वीडियो का एक लास्ट पार्ट आएगा, इस चैप्टर का एक लास्ट पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 2, जिसमें मैं इस पूरे चैप्टर को खत्म कर दूंगा और जो भी लास्ट के भाई सब थोड़े बहुत क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे और आपका ये पूरा चैप्टर एकदम बढ़िया ढंग से प्रिपेयर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा एकदम एजुकेशनल वीडियो। आई होप आपको मेरा ये एकदम एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखें, क्योंकि जैसे मैं कोई और बढ़िया एजुकेशनल वीडियो डालूं, जो कि मैं डालूंगा ही, उसका सीधा नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास तो जाए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय।